अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान लॉ एकेडमी की तरफ से मैं हूं मोहम्मद उजैर अमीर। आज हम लोग स्टडी करने लगे हैं हमारे सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू लॉ का लेक्चर नंबर 15। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ लॉ एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लॉ। ये हमारे पास दो सेपरेट टॉपिक्स हैं, दो सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, मगर मैं इन दोनों को इकट्ठा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनका जो आंसर है वो 70 to 80% सेम है। हेडिंग्स तकरीबन सेम है, दरमियान में जो मटेरियल लिखेंगे हर हेडिंग की एक्सप्लेनेशन के लिए वहां पर हम थोड़ी बहुत चेंजिंग लाजमी करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों में से कोई भी आ जाए, तरीका हमारा पहले वाला ही होगा। सबसे पहले लिखेंगे इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर पर्पसेस का होगा या फंक्शन का होगा, बता देंगे कि जो लॉ होता है वो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा लॉ जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा ना इंट्रोड्यूस करवा देंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ लॉ या फिर हमारे पास पर्पस ऑफ लॉ है, तो फिर लॉ का इंट्रोड्यूस करवाना लाजमी बनता है। वो आप थोड़ा बहुत करवाने के बाद फिर आप बता देंगे कि जो लॉ के पर्पसेस हैं या भले फंक्शन हैं वो काफी ज्यादा है, मगर उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन आप पर्पस ऑफ लॉ या फंक्शन ऑफ लॉ के नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे सिर्फ लॉ की, कानून की क्या डेफिनेशन है अब वो बता देंगे। आप डजेंट मैटर कि आपने हमने जो लेक्चर नंबर 7 किया था कौन से कानूनदान है जिसकी पसंद आई है, आप वही याद करके इन टॉपिक्स में आगे आने वाले टॉपिक्स में वही पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल मीनिंग है लॉ का वो यही है, लॉ इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द सॉवरेन फॉर द कंडक्ट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस और फंक्शंस की हेडिंग। ये हमारे पास मेन यानी कि टाइटल हेडिंग है, वो लिखने के बाद हम हर एक के ऊपर 10 या फिर 9 जो हेडिंग्स हैं वही क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। कम से कम हमने 8 लिखनी होती हैं और मिडल जो होता है वो हमारे पास 10 होनी चाहिए एक अच्छे पेपर के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास पर्पस ऑफ लॉ एंड फंक्शंस ऑफ लॉ। अब इनमें जो पहले 6 है ना वो आपस में मैच करते हैं, बिल्कुल ही मैच करते हैं। बाकी जो हमारे पास ये रेगुलेट रिलेशनशिप है ये इससे मैच कर जाएगा, और जो हमारे पास स्ट्रेंथ एंड गवर्नेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास इन 9 में से 8 जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर मैच करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता कि 60 to 70% दोनों टॉपिक्स का आंसर सेम है। हेडिंग्स वही आ जाएंगी, बस मीनिंग चेंज कर देंगे। मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। पहले हमारे पास है मेंटेन सोशल ऑर्डर एज पर्पस ऑफ लॉ, फिर मेंटेन सोशल ऑर्डर या फिर मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। सोसाइटी इन ऑर्डर, सोसाइटी को सोशल कहते हैं, तो वो हमारे पास वही बात आ गई सोशल ऑर्डर। अब मैं बता देता हूँ कि पहले सोशल ऑर्डर क्या होता है, फिर बताऊंगा इसको मेंटेन लॉ कैसे करते हैं। सोशल ऑर्डर कहते होते हैं कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसका जो ऑर्डर है, उसका जो निज़ाम है, जो तरतीब है, उसे कहते होते हैं सोशल ऑर्डर। अगर एक शख्स एक माशरे में रह रहा है, वो कोई नौकरी कर रहा होगा, ठीक है, नौकरी करने के साथ उसको डेली आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ पर उसके कोलीग्स होंगे, जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसके नेबर्स होंगे, इसके अलावा जहाँ पर वो आता जाता है वहाँ पर उसके फ्रेंड्स होंगे, फैमिली होगी, रिलेटिव्स होंगे। तो ये सारे लोगों के साथ उसके ताल्लुकात हैं, जो उसके साथ सारा निज़ाम चल रहा है, उसे कहते होते हैं सोशल ऑर्डर। अभी जो सोशल ऑर्डर है लॉ इसे मेंटेन कैसे करते हैं, लॉ मेंटेन ऐसे करता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, उसके फैमिली में या भले उसके कारोबार में, बिजनेस में, जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कोऑपरेट करके, और जो बुरे लोग होते हैं उनको सजा देकर, उनको सजा देता है। जब भी कोई बुरा शख्स कोई जुर्म करता है, ठीक है, तो उससे सजा दी जाती है जिससे बाकी लोग भी डर जाते हैं। तो उस तरह से माशरे में सिर्फ अच्छे लोग रह जाते हैं जो कि सिर्फ अच्छे काम करते हैं, तो इस तरह बुरे काम रुक जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। अब अगर हेडिंग होगी हमारे पास पर्पस ऑफ लॉ की, तो हम कहेंगे कि कानून का बेसिक पर्पस क्या है, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है। हम इस तरह बता देंगे कि उसका पूरा करना इसका काम है। फिर फंक्शन ऑफ लॉ का जब टॉपिक आएगा तो वहां पर बताएंगे कि जो सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है वो तो इसका काम है। यहाँ पर उसका मकसद है कि लॉ जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जाए। किसी मुजरिम को सजा देने के लिए फांसी की सजा बताई गई है, किस लिए, ताकि बाकी का कत्ल ना किया जाए और जो कातिल है वो डर जाए, ठीक है। और उसके अपोजिट फंक्शन ऑफ लॉ में हम क्या कह देंगे कि कानून का बनाने का मकसद ही क्या होता है कि वो क्या करेगा, माशरे में अमन कायम करेगा, इसके अलावा बुरे लोगों को सजा देगा। तो यानी कि बात वही आ जाएगी, बस वर्डिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्ट राइट्स, और यहाँ पर है प्रोटेक्ट राइट्स एंड लिबर्टीज। ये दोनों टॉपिक्स है ना ये सेपरेट लिखे हुए थे नोट्स में, ठीक है। मैंने हेडिंग एज इट इज कॉपी कर डाली है, मगर अगर आप लोग चाहें तो ये वाली हेडिंग इधर, ये वाली हेडिंग इधर लिख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसमें वो कहना चाह रहे हैं कि जो कानून है उसका मकसद क्या है कि वो राइट्स का, हकूक का तहफुज करते हैं। वहां पर वो कहते हैं हकूक के साथ वो लिबर्टीज, लिबर्टी क्या होती है, आजादी, आजादी का भी तहफुज करता है कानून।
तो हम बता देंगे कि जो हमारे पास राइट्स हैं, हमारे पास राइट ऑफ रिलीजन है, ठीक है, हमारे पास राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ फ्री ट्रायल है, राइट ऑफ जस्टिस है, राइट ऑफ मूवमेंट है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ फैमिली है, राइट ऑफ बिजनेस है। ये सारे क्या हमारे पास राइट्स हैं। क्या हम, मेरा हक है कि हम कहीं पर पाकिस्तान में आ जा सकते हैं, दुनिया में भी आ जा सकते हैं। हमारे पास राइट है कि हम अपनी शादी करके फैमिली बना सकते हैं। हमारे पास राइट है कि हम कारोबार कर सकते हैं। हमारे पास राइट है कि हम अपनी मर्जी का मजहब चूज कर सकते हैं। इस्लाम छोड़ नहीं सकते, वो एक एक्सेप्शन है, मगर ओवरऑल जनरल पॉइंट क्या है लॉ का, कानून का, कि आपके पास मजहब की भी आज़ादी होती है। तो यानी कि ये सारी क्या है, ये आज़ादियां भी हैं, ये हकूक भी हैं। और अगर कोई शख्स अगर हमारा कोई भी राइट वायोलेट करेगा तो कानून उसे पनिश करेगा। और इस तरह करके जो हमारे पास ये राइट्स हैं वो कानून क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड जस्टिस। वहां पर भी वही प्रोवाइड जस्टिस। अब इंसाफ जस्टिस को कहते हैं। ठीक है, जस्टिस मतलब ऐसे कि अगर किसी का कोई राइट वायोलेट हो गया है तो फिर यहाँ पर कानून क्या करेगा, जिसने राइट वायोलेट किया है अगर उससे कोई भी नुकसान हुआ है तो उसका नुकसान पूरा कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक एक शख्स गाड़ी पर जा रहा था, किसी बाइक वाले ने उसको हिट किया है और उसकी गाड़ी का बम्पर या हेडलाइट टूट गई है, तो सपोज करेंगे उसका 40,000 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जाकर एफआईआर कटवाएगा या इसके अलावा सिविल सूट फाइल करेगा। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, उसको पैसे दिलवाएगी, ना सिर्फ उस नुकसान के बल्कि जो उसका कोर्ट में एक्सपेंस वगैरह हुआ है वो सारा भी। तो यानी कि ऑलमोस्ट जो 50,000 है वो उसको दे दिए जाएंगे ताकि उसको जितने भी नुकसान है वो सारा पूरा हो जाए। तो यही क्या है, इंसाफ। जिसका नुकसान हुआ था उसको नुकसान पूरा कर दिया गया, जिसने नुकसान किया था उसको सजा मिल गई ताकि वो नेक्स्ट टाइम सही से ड्राइविंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंट एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट। वहां पर है रिजोल्व डिस्प्यूट। कॉन्फ्लिक्ट कहते होते हैं तनाजे को, डिस्प्यूट कहते होते हैं एक तरह से तनाजे को ही कहते हैं दोनों। ठीक है, और ये कहना चाह रहा है प्रिवेंट एंड रिजोल्व। प्रिवेंट कहते थे रोकना, बचाना। ठीक है, रिजोल्व मतलब हल करना। कोई मसला हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, इसके अलावा कुछ भी आने के मामला हो गया तो उसको रिजोल्व करना। ठीक है, ये कानून का काम होता है। हमारे पास जस्ट लाइक कानून की एग्जाम्पल है फैमिली लॉ। अगर हस्बैंड वाइफ का कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो कौन रिजोल्व करता है, कोर्ट करती है। ठीक है, फैमिली लॉ के मुताबिक। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी लॉ। अगर एक शख्स ने कोई प्रॉपर्टी किसी को बेचनी है या किसी से खरीदनी है, उसमें कोई डिस्प्यूट राइज हो गया, वो पैसे नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं करवा के दे रहा, नाम नहीं करवा के दे रहा, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा, तो ये सब क्या है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। तो उसके लिए हमारे पास कानून प्रॉपर्टी लॉ बनाया गया। तो वो जो प्रॉपर्टी लॉ है वो उसको रिजोल्व करता है। ठीक है, जिसने नुकसान किया उसको पूरा किया जाएगा, जो कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। तो ये सब क्या है, ये ऐसे कानून है जो सिर्फ इन्हीं डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए, सोल्व करने के लिए और खत्म करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रमोट सोशल चेंज। प्रमोट सोशल चेंज। अब ये कहना चाह रहे हैं कि माशरे में जो बुरे लोग हैं, ठीक है, और जो बुरी सोहबतें, बुरे जो रस्म और रिवाज हैं, जब उन्हें खत्म कर दिया जाए और सिर्फ अच्छाई को ही प्रमोट किया जाए तो फिर क्या होगा, माशरे में तब्दीली आएगी। जस्ट लाइक अगर हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान में जो ऐसे लोग हैं जो पुराने रस्म रिवाज के मालिक हैं, पुरानी सोच के मालिक हैं, कोई शख्स जाकर पसंद की शादी कर ले तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, महाज जंग खड़ा कर देते हैं और उसे सजा देते हैं। सजा के तौर पर उसे भले कत्ल कर दें, भले गोली मार दें, वो सारी एक और बात है। तो ये सब क्या है अर्दियान, ये ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है, अनजस्ट हैं, इलीगल हैं और जो कि नहीं करनी चाहिए, इखलाकियात में इनके खिलाफ है। तो कानून क्या करता है, कानून इन लोगों को सजा देता है। ठीक है, जब भी एक शख्स एक दफा कत्ल करेगा, जब एक बंदे को सजा मिलेगी तो बाकी लोग डर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके वो जो माशरा है, वो जो सोसाइटी, वो जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान, वहां पर अगर इस तरह की मेंटेलिटी है तो उन्हें क्या किया जाएगा, डीमोटिवेट, डिस्करेज किया जाएगा। तो उस तरह करके क्या होता है, वहां पर सिर्फ अच्छाई को प्रमोट किया जाता है। तो उससे क्या फायदा होता है कि माशरे में सोशल चेंज आता है, उस सोसाइटी में तब्दीली आती है, लोगों की सोच बदलती है कि हाँ भाई, कि सिर्फ कत्ल करना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कत्ल नहीं करते होते, अगर पसंद शादी करना है, बंदे का हक है, उसका राइट है, वाइफ का, बच्चे का भी, बच्चे का भी। ठीक है, तो उसको यहाँ से प्रमोट किया जा रहा है। तो इस तरह करके वहां पर भी सोशल चेंज लाया जा सकता है कानून के जरिए। उसके बाद है हमारे पास रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि जो माशी निज़ाम है उसे मुतहरिक, उसे स्टेबल किया जाए, सेटल किया जाए। और जो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन्हें रेगुलेट किया जाए, मतलब कि जो भी माशरे में यानी कि पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में जो भी उसकी इकोनॉमी, उसके पैसों के मुतालिक, फिनांस के मुतालिक जो ट्रेड तिजारत हो रही है, इसके अलावा जो भी यानी कि काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं, कंपनीज, फैक्ट्रीज, मिल्स, सारा कुछ। ठीक है, उन सबके जो भी यानी कि तरीकेकार हैं, जो भी इनका निज़ाम है, उन सबको रेगुलेट किया जाता है।
वो कैसे किए जाते हैं? वो ऐसे किए जाते हैं कि लॉज बनाए जाते हैं। लॉज यानी कि अगर सपोज करेंगे कि मजदूर हैं तो उनके लिए लेबर लॉ बनाया गया। ठीक है, अगर कंपनीज काम कर रही हैं उनके लिए कॉर्पोरेट लॉ बनाया गया। इसके अलावा अगर कुछ भी और फैक्ट्रीज हैं वगैरह वगैरह, तो हर एक चीज के ऊपर लॉज कानून बनाए गए हैं। अब वो जो कानून है वो क्या करते हैं, वो टैक्सेशन के लॉज भी हैं कि हाँ भाई, अगर आपने 100 रुपए की चीज ली है तो उसमें 2 रुपए हुकूमत के होंगे। ठीक है, अगर आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हो तो उसमें से 1 रुपया हुकूमत का होगा। तो ये क्या है, ये टैक्सेशन के लॉज बना दिए गए हैं। तो इस तरह करके लॉज जो है वो माशरे में जो एक नज्म और निज़ाम चला आ रहा है, जो तजारत वगैरह चल रही है, उसको रेगुलेट करते हैं ताकि कोई भी मसला ना बने। जब वो सारा काम सही से चलेगा, जब उन्हें पता है कि 100 रुपए में से 2 रुपए देने हैं और वो चुप करके दे देंगे, तो माशरा वैसे ही चलता रहेगा, तरक्की करेगा ना। एट दी एंड वो जो 2 रुपए होंगे उससे से हुकूमत अपनी डिफरेंट और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जिससे माशरे में क्या होगी, तरक्की पैदा होगी, खुशहाली आएगी। तो ये सब की है, ये फंक्शन भी है, पर्पज भी है। उसके बाद हमारे पास एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो कंडक्ट है, जो एक शख्स का जो बिहेवियर होता है, जो काम करता है, वो उसके लिए स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, यानी कि मायार बना दिया जाता है। मायार ऐसे कि जस्ट लाइक अगर एक शख्स वकील है, उसके लिए लीगल एथिक्स के बाद रूल्स बना दिए गए हैं कि हाँ भाई, ये आपकी ड्यूटीज हैं, ये आपने काम करने और ये आपने नहीं करने, उससे बता दिया गया है। तो अब ये क्या किया जा रहा है, उसके कंडक्ट को स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। उसको बता दिया गया है कि हाँ भाई, आपने क्लाइंट से पैसे तो लेने हैं, मगर वो जो पैसे हैं वो आपने दूसरे किसी शख्स से रिश्वत नहीं लेनी, ना ही किसी को रिश्वत देनी है। ठीक है, जज के साथ आपने इंसाफ करना है, मगर जज को कोई ऑफर नहीं देनी कि हाँ भाई 50 लाख रुपए लेके हमारे हक में फैसला कर दो। तो ये सब क्या है, ये कंडक्ट को चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस साइड पर प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। तो इस तरह करके, यानी कि जब हमारे पास लॉज जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल लॉज भी तो बनाए गए हैं। लॉज यानी कि अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, जिसका वेस्ट मटेरियल जो है वो काफी आलूदा है, काफी डिजीज काज कर सकता है, तो उससे मना किया गया कि वो पानी में अपना वेस्ट मटेरियल नहीं फेंकेगी। इसके अलावा कोई फैक्ट्री है जिसका जो धुआं है वो काफी, यानी कि पोल्यूटेड है, काफी टॉक्सिक है, तो उससे मना किया गया है कि आपने जो चिमनी है वो थोड़ी ऊपर रखनी है। अगर नीचे रखेंगे तो साथ के आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचेगा, तो इसलिए चिमनी आपने ऊपर रखनी है ताकि वो ऊपर ही धुआं चला जाए। और ये भी इवन ये भी बनाया गया है कि आपने उस चिमनी में फिल्टर्स लगाना है ताकि वो जो उसमें टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक जो गैसेस हैं, वो उसमें स्टोर करके फिल्टर किए जा सकें। इसके अलावा भी ये जो हमारे पास गाड़ियां, व्हीकल्स होती हैं, उनके अंदर भी हर एक गाड़ी के अंदर एक धुएं वगैरह का कलर देखा जाता है, उसके ऊपर भी लॉस मौजूद है कि अगर आपकी गाड़ी का धुआं निकल रहा है, उसके अलावा शोर की आलूदगी है, तो यानी कि उन चीज़ों के ऊपर भी लॉस बनाए गए हैं। तो एट दी एंड माशरे को क्या करने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, माशरे में अमन कायम रखने के लिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हमारे पास प्रोटेक्ट पब्लिक वेलफेयर। माशरे में हमारे पास इन्वायरमेंटल के लॉज हैं, हेल्थ के लॉज हैं, सेफ्टी के लॉज हैं, लेबर के लॉज हैं, हर चीज़ के लॉज हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कानून जो है वो हमारी पब्लिक वेलफेयर, अवाम की जो फलाह बहबूद है, वेलफेयर, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथन द गवर्नेंस। अब ये यहाँ पर मैच कर रहा है इस लाइन से, सपोर्ट द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मतलब ये है कि जो गवर्नेंस है उसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है, उसे मजबूत बनाया जा रहा है। हमारे पास कोई भी स्टेट हो तो उसमें 4 लाजमी होते हैं, सॉवरन, गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी। तो अब हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसे अगर मजबूत बना दिया जाए तो मार्शल फ्री से काम करेगा। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है, इट सपोर्ट्स द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि जो पॉलिटिकल निजाम है एक मुल्क में, जो पॉलिटिक्स चल रही है, जस्ट लाइक एक गवर्नमेंट है, उसके अपने एक इदारे हैं, लेजिस्लेटर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, अब हर एक चीज को अगर लॉज बनाकर मुनज़्ज़म कर दिया जाए, उन्हें पता हो कि आपने ये आपकी पावर्स हैं, ये आपका फंक्शन है, ये काम आपने करने, ये काम आप कर सकते हैं। तो अगर एक एक चीज को उन्हें स्पेसिफाई कर दिया जाए और उसके अलावा वो उसी के ऊपर ही फॉलो करें, तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकली तौर पर मुल्क स्टेबल होगा। ठीक है, और उसके अलावा जो गवर्नेंस है, गवर्नमेंट है, यानी कि वो स्ट्रेंथन होगी, वो मजबूत होगी। उसके बाद हमारे पास अपहोल्ड द मोरालिटी एंड एथिक्स, रेगुलेट द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब हमारे पास या फैमिली के रिलेशनशिप्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के। ठीक है, या हमारे पास प्रॉपर्टी से मुतालिक, जैसे लाइक कोई बिजनेस वगैरह के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास हम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, कोई चीज़ बाय करने का, सेल करने का, इसके अलावा डिफरेंट जितने भी होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, पार्टीज होते हैं, लोग होते हैं। अगर वो जो लोग हैं उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक होता है। ठीक है, इवन अगर एक मजदूर और एक मालिक है, उनका भी आपस में एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी बिजनेस में कोई बंदा प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, तो वहाँ पर भी ताल्लुक है। फैमिली लॉ में तो वैसे ही ताल्लुक होता है सब लोगों का। तो जो कानून है वो क्या करता है, वो हर चीज स्पेसिफाई कर देता है कि अगर फैमिली लॉ है तो बता दिया जाता है, हस्बैंड आपकी ये ड्यूटीज हैं,
अपने बच्चों का, बीवी का खर्चा उठाना है, ठीक है। और ये आपके राइट्स हैं कि बीवी आपकी पेरेंट रहेगी, जो बच्चे होंगे वो आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात मानेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस टाइप करके उसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर्टी लॉ है उसमें यह है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो आप 50 लाख से ऊपर की बेच सकते हैं, और बेचने के अलावा जो बेचेंगे उसमें जो टैक्स होगा वो हुकूमत का इतना होगा, और बेचने के बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये क्या है, ये रिलेशनशिप्स हैं, इन्हें डील किया जा रहा है, इन्हें कानून ने बता दिया कि ये काम ऐसे है और ये आपने ऐसे के ऐसे ही करना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते आप। अगर कोई भी आप तब्दीली करेंगे, अपनी मनमानी चलाएंगे, कानून की नहीं मानेंगे, तो फिर कानून आपके खिलाफ एक्शन लेगा, ठीक है। तो इस तरह करके रिलेशनशिप को कानून क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि वही जो मोरालिटी है या जो एथिक्स इखलाकियात हैं उन्हें अपहोल्ड किया जाता है, उन्हें बरकरार रखा जाता है। मैंने अभी बात की थी फैमिली की, तो फैमिली लॉ में अगर वाइफ जो है डिसोबीडियंट है तो फिर हस्बैंड को हक हासिल है कि उसे डिवोर्स दे दे, ठीक है। इसके अलावा अगर हस्बैंड जो है वो क्रूल है, वो जालिम है, तो फिर वाइफ को हक हासिल है उसे डिवोर्स ले ले। तो इस तरह करके जो इखलाकियात है उन्हें भी क्या किया जा रहा है, अपहोल्ड किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। ये हमारे पास जो इसके फंक्शन है लॉ के और जो पर्पसेस हैं कंप्लीट होते हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाएगी हेडिंग कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में बता देंगे कि जो लॉ है वो एक इंपॉर्टेंट रोल पार्ट होता है सोसाइटी का, माशरे में अमन अमान कायम रखने के लिए, माशरे की तरक्की के लिए लॉ काफी जरूरी होते हैं। फिर अगर पर्पज होंगे तो बता देंगे कि जो कानून के पर्पज हैं वो सबसे ज्यादा क्या है, राइट्स प्रोटेक्ट करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, सोशल चेंज प्रमोट करना वगैरह वगैरह। और यहाँ पर अगर फंक्शंस का आपका क्वेश्चन होगा तो बता देंगे कि जो लॉ के जो फंक्शन है वो क्या है, ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, राइट्स प्रोटेक्ट करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, डिस्प्यूट रिजोल्व करना वगैरह वगैरह। इसके साथ ही हमारा आज का अपनी हमारा कंप्लीट होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।